हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज ए वेव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल्स। और जो डी ब्रोगली ने कहा था कि जो पार्टिकल्स होता है उसके पास वेव नेचर भी होती है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो डिफ्रैक्शन शो करता है। और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? डिफ्रैक्शन आपको पता है वेव की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इनका एक बहुत ही, आप समझ रहे हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था और इसके लिए भी इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, बाद में इलेक्ट्रॉन को वेव की नेचर प्रूव करने के लिए जे थॉमसन के जो लड़के थे, जेपी थॉमसन, उन्होंने भी ये चीज़ प्रूव करके दिखाई और उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था इस बात के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उस टाइम से आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स नेचर जो मैटर था उसको सब पार्टिकल्स मानते थे। बाद में इन लोगों ने उसको क्या प्रूव कर दिया कि वो वेव है। तो इसलिए एक नया चेंज आया मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, और ये अभी की बातें हैं, 1924 1927, ये इसकी बात थी, 20वीं सेंचुरी की कहानी चल रही थी। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या शो किया था और कैसे किया था। तो देखिए, डी ब्रोगली सजेस्टेड, भाई डी ब्रोगली ने क्या बताया था? डी ब्रोगली सजेस्टेड डी ब्रोगली ने बताया था कि मूविंग पार्टिकल्स जो होता है कि मूविंग पार्टिकल्स हैज a wave associated in it। ठीक है, एक बहुत ही नई चीज थी कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स वेव एसोसिएटेड है, यानी वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएटेड अ वेव इन इट। और डेविसन जर्मर ने, ठीक है, डेविसन जर्मर ने बताया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन shows डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन आपको पता है किसकी है? वेव की नेचर है। यानी उन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या शो करते हैं? वो डिफ्रैक्शन शो करते हैं। और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? वो वेव की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट था और इनके लिए इसे नोबेल प्राइज मिला था। तो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटली पढ़ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे शो किया था और कैसे इसको एक्सप्लेन किया था इनको। क्लियर है? चलिए थोड़ा सेटअप बना लेते हैं इनके एक्सपेरिमेंट का। तो एक्सपेरिमेंटली सेटअप बनाते हैं। तो इन्होंने एक टंगस्टन का फिलामेंट्स लिया। ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट्स है। टंगस्टन आपको पता है कि देखिए, आपको जब इसमें पटे तो हीट जनरेट हो जाती है इसके अंदर। और इसको उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ लो टेंशन बैटरी। ठीक है, लो टेंशन का मतलब होता है कि ये जो बैटरी थी बहुत ही छोटी थी, ज़्यादा ज़्यादा 6 वोल्ट टू 10 वोल्ट या 12 वोल्ट, कुछ इतनी ही बहुत ही स्मॉल लो टेंशन वाली बैटरी थी, 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट। ठीक है, और इस टंगस्टन के ऊपर उन्होंने वेरियम ऑक्साइड की कोटेड कर दी थी। ठीक है, आप इसको मान सकते हैं कि इसके ऊपर वेरियम ऑक्साइड की कोटेड कर दी।
ठीक है, बेरियम ऑक्साइड की कोटेड कर दी। अच्छा जी, अब क्या होगा आप देखिए यहाँ से भाई, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से ये फिलामेंट है हीट होगा, हीट होने से क्या थर्मियोनिक इमिशन होगा, और जो बेरियम ऑक्साइड है इसका जो देखो वर्क फंक्शन एनर्जी है वो बहुत लो होती है। ठीक है, इसीलिए हमने कोटेड की थी। वर्क फंक्शन एनर्जी वेरी लो, यानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन इमिट करती है। तो यहाँ से थर्मियोनिक इमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो गए। अब इलेक्ट्रॉन हुए, इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रॉन या थर्मियोनिक इमिशन वाले इलेक्ट्रॉन है। ये थर्मियोनिक इमिशन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हीट देने से जनरेट हुए हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स चले यहाँ से। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक मेटेलिक चैम्बर बनाया। मेटेलिक चैम्बर में यहाँ पर एक फाइन होल रखा है। ठीक है, एक फाइन होल है ये, इसको कहीं कहीं सिलेंडर बना देते कि एक सिलेंडर बनाया हुआ था, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल था वो वेरी हाई पोटेंशियल था। हाई पोटेंशियल का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट। अच्छा, अब क्या होगा इससे आपको समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि भाई पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है इसे, जब यहाँ पोटेंशियल मिला और पोटेंशियल भी ज़्यादा मिल रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेलरेटेड नहीं होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये एक्सेलरेटेड हो गए। ठीक है, एक्सेलरेटेड। और यहाँ पर दूसरा काम भी क्या था इनका कि इन्होंने ये सिलेंड्रिकल बनाया था, होल था इसमें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीम की तरह जाने लगे। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फैलते, तो दो काम हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिला, सेकंड क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स इज इन द फॉर्म ऑफ बीम, इज इन फॉर्म ऑफ बीम, क्योंकि बीम की तरह लाने थे हमें, वे फैलाने नहीं थे। और इसके बाद यहाँ एक निकल क्रिस्टल की प्लेट लगा दी। ठीक है, निकल क्रिस्टल लगा दिया। अब आपको समझ में आ रहा है क्या होगा कि यहाँ से जो हाई एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो इससे टकराएंगे आकर, और टकराने के बाद डिफ्लेक्टेड होंगे। तो देखिए ये हो गई इंसिडेंट, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये इंसिडेंट और वो रिफ्लेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर लगा दिया उन्होंने एक मूवेबल डिटेक्टर, और इस मूवेबल डिटेक्टर में भी एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और ये है मूवेबल डिटेक्टर। इस मूवेबल डिटेक्टर का काम क्या था, ये ऐसे चारों तरफ घूमता रहता था, और इसमें गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा तभी डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा, तो बस वो डिफ्लेक्शन चेक करते थे कि कहाँ कहाँ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर जहाँ जहाँ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वहाँ वहाँ आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है। ठीक है, तो वो अब जब इसको मूव करते थे तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन, यहाँ भी डिफ्लेक्शन, यहाँ भी डिफ्लेक्शन, यहाँ भी डिफ्लेक्शन, तो ये है क्या, रियलिटी में वेव है। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ठीक है वो वेव कैसे समझ रहे थे इसको। और सपोज करो ये एंगल उन्होंने मान लिया कि फाई एंगल है। अच्छा जी, अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ये नंबर ऑफ पोटेंशियल को चेंज करके किया बार बार। सपोज करो पहले 10 वोल्टेज पर, फिर 20 वोल्टेज पर किया, फिर 30 वोल्टेज पर किया, फिर 40 वोल्टेज पर किया। तो इस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया, और बार बार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देगा। अच्छा, दूसरी बात कि उन्होंने सपोज करो कि यहाँ पर एक ऐसा सेटअप बनाया, एक मतलब कुछ इस तरह की स्लिट लगाई कि जिसमें से के होकर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, उन्होंने ऐसा सेटअप करके देखा कि यहाँ से केवल कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन टकरा कर एक ही तो आएगा। लेकिन जब वो देखते थे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करता था, जगह जगह कहीं ज़्यादा करता था कहीं कम। अब इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है स्मॉल पार्टिकल्स है,
ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया, इस क्रिस्टल से टकराया और टकरा कर टूट गया, टूट तो सकता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है फंडामेंटल है, तो ब्रेक नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं कम आ रहे हैं तो कहीं कम डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। आ रहे समझ में भाई, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आए हैं तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर रहा है, कहीं पर कम शो कर रहा है। तो वही मूव मूव करके ये चेक कर रहे हैं कि भाई कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? तो ये सेटअप था हमारा। अब ये इन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया, तो अब उसको हम समझते हैं कि ऑब्जर्व कैसे कर रहे थे वो। तो वो उसको पोटेंशियल को चेंज कर करके देख रहे थे बार बार, ठीक है। तो सपोज करो इंटेंसिटी के टर्म्स में देख रहे थे वो, ये हो गया एंगल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सपोज करो कि जब वो देख रहे थे इसको 10 वोल्टेज पर, तो उन्होंने देखा कि ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है। यानी ये हो गया 0, इसे मान लो 10, इसे 20, 30, तो डिफ्लेक्शन केवल 20 पर मैक्सिमम दिखाई दे रहा था। फिर इन्होंने इसको चेंज करके देखा, 20 वोल्टेज करके देखा, तो सपोज करो कि ये जो डिफ्लेक्शन ये था थोड़ा सा और ऊंचा हो गया। फिर 30 पर करके देखा, यानी ये वोल्टेज चेंज करते जा रहे थे और बार बार देख रहे थे कि किस एंगल पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम शो करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट रियलिटी में उन्होंने बार बार वोल्टेज चेंज करके करा था, लेकिन इसके जो रिजल्ट आए थे, ठीक है, जो हमें याद रखना है, ये वोल्टेज पर बार बार किया था, वोल्टेज बार बार चेंज किए, बार बार आया। लेकिन अगर हम सोचें कि जो साइमेट्रिक यानी बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट आए थे, तो रिजल्ट उन्हें जो मिले थे, रिजल्ट फाइंड मतलब बहुत ही जो अच्छे रिजल्ट मिले थे उनकी बात बता रहा हूँ, वो मिले थे उन्हें 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। यानी जब उन्होंने पोटेंशियल 44 वोल्ट टू 68 वोल्टेज के बीच में रखा, तो उन्हें जो रिजल्ट मिले थे वो बहुत ही अच्छे मिले थे। क्लियर है? पहले चीज़ समझनी है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ सब पर था। कहीं सोचो आप 5 वोल्टेज पर भी हुआ 10 पर भी हुआ, लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं आया, बस जरा सा डिफ्लेक्शन आया होगा। फिर उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाकर देखा, वोल्टेज को बढ़ाने से फिर और आगे देखा, तो बार बार उन्होंने देखा तो डिफ्लेक्शंस बढ़ते आ रहे थे। लेकिन जो अगर हम बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट आए थे वो कहाँ पर आए थे अच्छे, तो रिजल्ट आए थे 44 वोल्ट टू 68 वोल्टेज के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। तो इसको थोड़ा रिटर्न में कैसे समझ सकते हैं कि भाई अगर आपका एग्जाम में आता है तो रिटर्न क्या करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये सेटअप बनाना है आपको, और रिटर्न में बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। तो रिटर्न देख लेते हैं क्या क्या नोट करना है इसमें। ठीक है, रिटर्न में देखिए पहले पॉइंट में लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट बाय हीटिंग इट। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होगी। सेकेंड, हायर पोटेंशियल will help to electron in form of beam and acceleration also। ठीक है, ये वाला जो पोटेंशियल है क्या काम कर रहा है, ये उनको एक तो एक्सीलेट करने में काम कर रहा है और एक बीम बनाने में उनकी हेल्प कर रहा है। थर्ड क्या होगा, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक
निकल क्रिस्टल एंड डिफ्लेक्ट बाय एनी एंगल। ठीक है, यहाँ से जो बीम होगी टकराएगी और वो डिफ्लेक्टेड एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी अलग अलग एंगल से। फोर्थ, अ मूवेबल डिटेक्टर will catch them and galvanometer will show deflection। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इसमें लगा हुआ है, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, हमें पता चल जाएगा यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अच्छा जी, और ये चीज़ टर्म्स हो गया, तो इसको हमें रिटर्न कर देना है। अगर ऐसे रिटर्न आए, बाद में कुछ ऑब्जर्व करने हैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक वैलिड था, मतलब ये कहाँ से कहाँ ज़्यादा साइमेट्रिक अच्छा हुआ। तो ये 44 वोल्ट से 68 वोल्टेज के बीच में ज़्यादा उसके हम बोल सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट आए थे। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is directly proportional to angle of deflection या reflection। ठीक है, यानी जो I था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के था, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हुआ था वहाँ से। तो ये कुछ टर्म्स थे हमारे जिनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट वाज प्रीफर the experiment was prefer at different accelerating potential but more significant at 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। आ रहा समझ इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये नंबर ऑफ वोल्टेज पर किया था, यानी जो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल था सिलेंडर का जो पोटेंशियल था, ठीक है, उसको हम एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। वही वो अल्फा पार्टिकल्स को समझ में आ रहा था, सॉरी इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। तो वहां पर देख रहे थे कि हम ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये मोस्टली नंबर ऑफ पोटेंशियल पर, ठीक है, नंबर ऑफ पोटेंशियल यूज किए गए। तो वहां वो चेक कर रहे थे कि भाई जैसे सपोज करो ये था, ले लें कि हमने ये 20 वोल्टेज पर किया, ठीक है, तो 20 वोल्टेज पर देखा उन्होंने कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, तो 20 वोल्टेज पर डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आया। सपोज करो 30 वोल्टेज पर करके देखा उन्होंने फिर ये, तो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आया, यानी कहीं मैक्सिमम पीक बनता था, लेकिन जो पास के जो डिफ्लेक्शन थे वो लगभग उसके पास ही होते थे। जैसे सपोज करो एक यहाँ आया 6 डिग्री से, फिर आया 8 डिग्री से, फिर आया 9 डिग्री से, फिर 10 डिग्री से, फिर 5 डिग्री से, तो मतलब जो सिमिलर सा ग्राफ बन रहा था, ठीक है। तो उन्होंने जो ये जो है पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, उसको बार बार चेंज करके देखा कि कहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो उनको जो रिजल्ट मिला वो 44 वोल्ट टू 68 वोल्टेज के बीच में उन्हें सिग्निफिकेंट मिला, ठीक है। वहां पर देखा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो मोर डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता था, यानी उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इस एंगल पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर shows more deflection
इन बिटवीन 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। यानी जब हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इतना रखते थे तो यहाँ पर एक पॉइंट पर जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन था वो ज़्यादा शो करता था, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक रिजल्ट निकाला था कि एट 54 वोल्ट, ठीक है, 54 वोल्ट करके देखा सिलेंडर का, यानी एक्सीलरेटिंग जो पोटेंशियल था 54 वोल्ट करने पर एट 54 वोल्ट गैल्वेनोमीटर shows most deflection phi is equal to 50 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका एक लास्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया कि जब एक्सीलरेटिंग सिलेंडर का जो पोटेंशियल था, ठीक है, वो हमने 54 वोल्ट करा तो जो सबसे ज़्यादा पीक वैल्यू मिली, मैंने किस पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करा, 50 पर सबसे ज़्यादा शो करा। यानी जैसे ही 50 एंगल पर गैल्वेनोमीटर आता था डिटेक्टर के साथ तो वहाँ डिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता था। तो इसका मतलब था कि उस एंगल पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ करंट, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, तो उस पर सबसे ज़्यादा। यानी अगर जो ग्राफ मिला हमें, जो सबसे ज़्यादा पीक वाला ग्राफ मिला वो मिला हमें 54 वोल्ट पर, और वहाँ पर कुछ ये कंडीशन थी, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर हम देखें कि मैक्सिमम करंट कहाँ शो कर रहा था, तो मैक्सिमम करंट शो कर रहा था एट एंगल 50, और कितना था जिस समय पोटेंशियल, उस समय पोटेंशियल था 54 वोल्ट। तो ये थी इस एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, खासियत कि अलग अलग एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल देने पर वो अलग अलग डिफ्लेक्शन देख रहे थे गैल्वेनोमीटर में कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पर ये। अब हम इसे थोड़ा सा दूसरे टर्म से सोचे तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम, और जहाँ पर कम आ रहे थे वो मिनिमम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इंटरफ्रेंस के टर्म्स में, भाई जहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस वहाँ मैक्सिमम कोहेरेंट हो गई, ठीक है। इनकोहेरेंट ये हमने पढ़ा है। तो इंटरफ्रेंस के टर्म्स में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोला, यानी जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए, जहाँ पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाया वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बना, और जहाँ पर कम था वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बना, ठीक है। तो ये रियलिटी में इंटरफ्रेंस था, और इंटरफ्रेंस के टर्म्स पे ही, इंटरफ्रेंस के टर्म से समझ सकते हैं हम कि ये कैसी नेचर थी, ये वेव नेचर थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर शो कर रही थी। तो इससे पार्टिकल की वेव नेचर शो हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये चीज़ आगे प्रूव भी हुई, एक और लॉ आएगा मैं आपको बता दूंगा उसे अभी, कि उस लॉ से भी हमने ये चीज़ प्रूव करके देखी थी, ब्रेज लॉ के नाम से जानते हैं हम उसे, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम रिजल्ट हमें फाइंड करना है तो मैक्सिमम रिजल्ट जो मिलता था वो हमें मिलता था 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट था वो था 54 वोल्ट पर, और उस समय पर जो डिफ्लेक्शन था वो किस एंगल पर सबसे ज़्यादा था, 50 डिग्री पर। क्लियर हुआ है था कंसेप्ट। तो ये था हमारा डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, और इसके कंसेप्ट क्या हुआ, और इसी को हम अभी देखो एक ब्रेज लॉ होता है उससे हम समझते हैं इंटरफ्रेंस के टर्म्स में, कि इंटरफ्रेंस के टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं इसे। क्लियर हुआ, चलिए। तो हम इसे समझते हैं थोड़ा ब्रेज लॉ से, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिस्टल कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ठीक है। उसके टर्म्स में हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसके टर्म्स पे इन्होंने समझाया कि आपने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में पढ़ा था, यंग डबल स्लिट हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर देखा था कि कंस्ट्रक्टिव बोलते थे मैक्सिमम जहाँ पर मैक्सिमम ग्लो होती थी, ठीक है, मैक्सिमम चमक, यानी मैक्सिमम ब्राइट जिसको बोलते थे,
और डेस्ट्रक्टिव होता था डार्क स्पॉट ब्राइट स्पॉट, इस तरह से पढ़ते थे। तो हमने देखा था कि ये क्रिस्टल के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल के लिए इसलिए था क्योंकि यहाँ इसमें निकल क्रिस्टल लगा हुआ था, तो इसको क्रिस्टल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो रियली फॉर्मूला था वो था हमारा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ये आपने पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता था वो एन लेमडा होता था, ठीक है। और डेस्ट्रक्टिव के लिए आपने पढ़ा है अलग होता है, ठीक है। तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। यहाँ पर इन टर्म्स को समझते हैं कि d क्या होता है, d होता है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर, थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और वेव एंड एटॉमिक लेयर, ठीक है। थोड़ा याद समझना है इस टर्म को, एटॉमिक लेयर। ये नॉर्मल के साथ नहीं है, ये लेयर के साथ का एंगल है। एन तो आपको पता ही है मैक्सिमा, और लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं थोड़ा सा कि देखिए निकल क्रिस्टल पर करा था, तो सपोज कीजिए निकल का क्रिस्टल हो गया, इसमें ऐसे लेयर हैं, ठीक है। और लेयर में आपको पता है ऐसे एटम है, सपोज करो लेयर के बीच की डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स है, ये टू लेयर्स है, ये फर्स्ट लेयर है। सपोज करो ऐसे इंसिडेंट रे आई और ये ऐसे चली गई, ठीक, ये आपका नॉर्मल मान लेते हैं। ऐसे ही कोई नीचे आई होगी यहाँ पर और ऐसे टकरा कर ऐसे निकल गई, क्लियर है। अच्छा, एंगल कितना देखा था आपने क्रिस्टल से टकराने के बाद, आपने देखा था कि जब फॉइल को इन्होंने पार किया था और कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होता था, तो वो हम देखते थे कि ये एंगल होता था वहां से, एंगल कितना था, फाई था, क्लियर है, फाई एंगल। चलिए जी, फाई एंगल से तो ये फाई हो गया, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट होती थी और ये रिफ्लेक्टेड, तो इनके बीच में एंगल फाई, तो ये कितना हो गया 5/2 और ये भी हो गया 5/2, ये भी 5/2, ये भी 5/2, ठीक है। अच्छा, चलिए जी, ये चीज़ आगे समझ में। अब हम देखते हैं यहाँ से कि रियलिटी में कंस्ट्रक्टिव डेस्ट्रक्टिव में प्रॉब्लम क्या होती थी, केवल पाथ डिफरेंस की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये वेव और ये वेव, इसके बीच में देखें तो ध्यान से, क्या ये पाथ डिफरेंस है भाई, ये वाला पाथ डिफरेंस है, और इसके बीच में ये, क्योंकि ये तो देखो सेम लेंथ हो गई, मतलब सेम चले हैं, ये भी सेम चले हैं, इसको बस इतना फालतू चलना पड़ा है और इसको ये वाला पार्ट ज़्यादा चलना पड़ा है। तो इसका मतलब ये पाथ डिफरेंस है। क्या इस पाथ डिफरेंस को निकाल लें, इस पॉइंट को मान लें ए, इसको मान लें बी और इसको मान लेते हैं हम सी। अगर ये डी है तो क्या ये भी डी होगी, क्लियर है। और थीटा क्या होता है, थीटा इंसिडेंट और लेयर के बीच का एंगल, तो ये थीटा है, ये इंसिडेंट रे और ये लेयर, तो ये थीटा है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। भाई ये नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर है ये आपका, ऐसे करके। तो इसका ये वाला जो ए बी वाला पार्ट है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, देखिए ध्यान से, इसके साथ एंगल है, तो ए बी को बोल सकते हैं क्या, डी कॉस 90 माइनस थीटा। और सेम इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया और ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो जो बी सी है वो भी आपका हो गया डी कॉस 90 माइनस थीटा। क्या ये टोटल पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका ए बी प्लस बी सी, और ये हो गया डी कॉस 90 माइनस थीटा, डी कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 2d, और कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हम समझते हैं कितना होता है 2d साइन थीटा,
कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में हमने पढ़ा है सीधा सा मतलब क्या होता है, एन लैम्डा। भाई आपने पढ़ा है कि डेल्टा एक्स, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता था, एन लैम्डा, डेल्टा एक्स इजिकल टू एन लैम्डा, और ये पाथ डिफरेंस है, इसको ही हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू एन लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं 2d साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा। तो ये कंस्ट्रक्टिव के लिए था 2d साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एंड लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो ये क्लियर हुआ, ये ब्रेज लॉ है। ब्रेज लॉ से भी हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है मैक्सिमम कहाँ बन रहा था, तो मैक्सिमम हमने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम बनता है, जो कि हमने देखा था 50 एंगल आया था कहाँ पर, 44 वोल्ट पर। ठीक है, इसे थोड़ा क्रिस्टल के लिए पढ़ लेते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो निकल क्रिस्टल था हमारा, तो इसके लिए एटॉमिक लेयर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, निकल क्रिस्टल के लिए जो लेयर की वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। और देखते हैं कि एंगल कितना था, एंगल अभी हमने देखा था वहाँ, तो थीटा प्लस 5/2 इजिकल टू 90, थीटा प्लस 5/2 इजिकल टू 90। क्लियर है, थीटा प्लस 5/2 इजिकल टू 90। एंगल कितना आया था 50, तो थीटा प्लस 50/2, 50/2 का मतलब 25 इजिकल टू 90। सो थीटा इजिकल टू 90 माइनस 25 दैट इज 65। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें वेवलेंथ निकालनी हो, एन की वैल्यू 1 फर्स्ट देखनी है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इजिकल टू 2 इंटू डी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 0.91 और साइन 65। ठीक है, और इस कैलकुलेशन को उन्होंने सोल्व किया तो ये वैल्यू करीब आई थी उनकी 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि देखिए वेवलेंथ थी 1.65 एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटी। और इसी वेवलेंथ को ऐसे ही किसने भी प्रूव करा था, डी ब्रोगली ने भी, क्योंकि डी ब्रोगली को आपको पोटेंशियल के टर्म्स में तो पता है, आपको क्या लिखा था उन्होंने 150/V, या फिर एक और फॉर्मूला देखा था आपने 12.27/√P। तो एंगल के पोटेंशियल कितना था 54, तो 54 को आप यहाँ पर रखकर चेक कर लीजिए, तो ये वैल्यू आती है करीब 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये ब्रेज लॉ और डी ब्रोगली दोनों से प्रूव होता था। तो ये था हमारा डेविसन और गर्मर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो उन्होंने प्रूव किया, शो कराया कि पार्टिकल जो होता है वो वेव नेचर रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उन्होंने प्रूव करा था। तो ये पूरा कंसेप्ट था, और इसी के साथ ही हमारा ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और बस आपके लिए हम बस यही मेहनत करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की, और हमारी हमेशा यही होगी कि हम आपको और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, आपके साथ हमेशा जुड़े हैं, इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे। तो बस आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।